तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि असल में जो देवता होते हैं वो देवता नहीं होते हैं। जो यहाँ पे ड्रैगन्स होते हैं वही देवता होते हैं। मतलब वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो देवता के बराबर हो जाते हैं। और उनमें भी जो सबसे ताकतवर होता है उसका नाम होता है ब्लैक स्मेल्टर नधॉग। वो सबसे पावरफुल होता है, तो उसे कई सारे लोग चैलेंज भी करते हैं। उनमें से जो सबसे फियरलेस वॉरियर होती है, मतलब फियरलेस वॉरियर ड्रैगन जो होती है, उसका नाम होता है इज़नामी। तो इज़नामी कहती है कि मैं तुमको सबसे पावरफुल मानने से मना करती हूँ और फिर मैं तुमको चैलेंज करती हूँ कि तुम मुझसे लड़ाई करो और फिर मैं तुमको अपनी ताकत दिखाती हूँ। तो नधॉग उससे लड़ाई करता है और इज़नामी हार जाती है, तो वो उसे एक पहाड़ी पर बांध देता है चेन से। अब इज़नामी जो होती है अपने सबऑर्डिनेट से मदद मांगती है, उनके नाम ले लेके कि वांगडोंग मेरी मदद कर दो। तभी वहीं पे एक वॉरियर जा रहा होता है, तो वो वॉरियर देखता है कि कोई मदद के लिए बुला रहा है, तो वो जाता है। वो देखता है कि ड्रैगन वधी हुई है, शॉक हो जाता है। अब वो ड्रैगन देखती है कि कोई आदमी आया है, तो वो कहती है कि हे वॉरियर, अगर तुम मुझे छोड़ा देते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो वॉरियर कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, और ड्रैगन तो इंसान की शादी हो सकती है, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा और क्या बोलते हैं तुम मेरे पर बैठ जाओगी तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा। अब इज़नामी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते फिर मुझे छुड़ाओ, हम कुछ देख लेंगे। वाइट इम्प्रेस होती है, वो कहती है कि ठीक है, मैं तुमको कई सारी ब्यूटीज़ दे सकती हूँ, अनगिनत खजाना दे सकती हूँ, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट यांगलिंग दे सकती हूँ। यांगलिंग वही सुपर पावर होती है यहाँ की। अब वो वॉरियर कहता है अच्छा ठीक है दो तुम मुझे, जल्दी दो। तो वो कहती है मैं तुम्हें अपने ही रिब्स में से एक हड्डी दूंगी, और जो कि एक होली हड्डी होगी, मतलब एक होली बोन होगी। तो वो जो आदमी होता है वो उन रिब्स को चबाने लगता है, और वो कहता है कि अच्छा इनको चबाया जा सकता है क्या, और फिर क्या हम इनको खा सकते हैं। ड्रैगन एकदम शॉक हो जाती है, मतलब गुस्से में कहती है कि हे कुत्ते कर क्या रहे हो। तो वो ड्रैगन कहती है कि अगर तुम मेरा ब्लड इनहेरिट कर लेते हो तो तुम इस दुनिया के राजा बन जाओगे और तुम्हें एक अनंत जीवन मिल जाएगा जब मैं रिजरेक्ट होंगी। तभी ड्रैगन के मुंह से खून निकलता है और वो उस वॉरियर के ऊपर जाकर गिर जाता है। तो वॉरियर कहता है कि ये क्या है, और फिर खून जो होता है वो खून देना अलग बात होती है और खून थूकना अलग बात होती है, और कुछ तो इज्जत करो मेरी। अब धीरे धीरे करके ड्रैगन जो होती है वो कई हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में टूटने, पार्टिकल्स में टूटने लगती है। तो वॉरियर कहता है कि होली शिट, अब क्या ये राख बंदी जा रही है। अब इसके बाद इज़नागी अपने विलेज जाता है जहाँ पे से वो आया था। इसके बाद इज़नागी अपने विलेज जाता है और फिर वह उस हड्डी को एक कुएं में छुपा देता है। अब वो जितने भी इसके बाद वॉर लड़ता है इसमें उसका बहुत नाम होता है, मतलब बहुत शोहरत कमाता है। सिंपली वो पूरी दुनिया का राजा बन जाता है, मतलब जहाँ भी लड़ता है वहाँ जीत जाता है। लड़कियाँ उसके चारों तरफ घूमती हैं। अब इसके बाद वो जो वॉरियर होता है उसके 3 बच्चे होते हैं, सुसानो, सुक्योमी और आमातेरासु। उसके बाद वो मरने लगता है, तो वो जैसे ही याद करता है कि उस ड्रैगन क्वीन ने उससे क्या कहा था, वो याद करता है कि उसने कहा था कि अगर तुम मेरा ब्लड इनहेरिट कर लेते हो तो तुम दुनिया के राजा बन जाओगे, जो कि हो चुका था, और मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ दूंगी जब मैं एक बार रिजरेक्ट होंगी। तो वो सोचता है कि इटर्नल लाइफ ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो मर रहा होता है। तो वॉरियर वेल के अंदर जाता है और फिर वेल के पास जाता है जिस वेल में उसने हड्डी डाली थी। वेल के अंदर देखता है और कहता है इटर्नल लाइफ। तभी हड्डी नीचे से ऊपर की तरफ आती है और उसमें से फ्यूज हो जाती है, और वो जो चिल्लाने लगता है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और इसी के साथ 8 हेडेड स्नेक जो होते हैं, मतलब ये भी एक प्रजाति होती है, इनका जन्म होता है, मतलब इनके फर्स्ट जनरेशन का जन्म होता है। ये वॉरियर जो होता है इनका फर्स्ट जनरेशन होता है, और इसका नाम होता है द ओरोची। तो अब वो जो राजा होता है वो एक 8 हेडेड स्नेक में बदल गया होता है, तो वो चिल्ला के कहता है कि मैं हूँ सबसे अमर यामातो नो ओरोची। तो उसी के 3 बच्चे जो होते हैं, आमातेरासु, सुसानो और सुक्योमी, ये तीनों उससे लड़ने के लिए आते हैं कि चलो उससे लड़ते हैं। और सुसानो कहता है कि मैं अपने पिताजी का तलवार यूज़ करूँगा इस बीस्ट को हराने के लिए, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते ना, क्योंकि अब वो बीस्ट बन चुका है, बीस्ट में बदल चुका है। तो वो इस बिग ओरोची को एक मरकरी के रिवर में, मतलब मरकरी यानी पारा, मतलब यह हो सकता है उस रिवर का नाम मरकरी हो, उसमें लड़ाई करते हैं इस बीस्ट से। सुसानो उस बीस्ट का एक सिर काट देता है। तो वो जो बीस्ट होता है वो कहता है कि ये कितना शर्मनाक है कि तुम मुझसे मरकरी में लड़ रहे हो। और सुसानो अपना तलवार ऊपर करते हुए कहता है कि मैं हूँ ड्रैगन स्लेयर। और जो सुक्योमी होती है वो कहती है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है। और सुसानो कहता है हाँ मैंने उस चीज़ को मार दिया। और जो तीसरी वाली होती है वो कहती है कि अच्छा है। अब सुसानो जो होता है वो कहता है कि अब ये दुनिया मेरी है। तभी जो रिप्स होती है उसमें, जैसे जो रिप्स फ्यूज़ हुआ था उस वॉरियर के साथ, वो अटैच हो जाता है सुसानो से,
वो क्या पैटर्न देखता है कि जिसको भी दुनिया पे राज करना होता है वो उससे जाके फ्यूज आता है। सुसानो भी वही करना चाहता था, तो अब सुसानो से जाके फ्यूज आता है। अब इस तरीके से ओरोची के सेकेंड जनरेशन जो होते हैं उसका जन्म होता है। और सुसानो जो जो से चिल्लाता है अब ओरोची भी एक स्नेक में बदल जाता है। तो वो कहता है मैं हूँ एक इनविंसिबल ओरोची सामा। अब सुकियोमी जो होते हैं वो कहते हैं वो कितना परेशान करने वाला भाई है मेरा, हमें समुद्र में जाना होगा और वरना ये क्या बोलते हैं बहुत अकेला हो जाएगा। क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं उसको बांध के क्या बोलते हैं मरकरी वाला जो रिवर होता है उसी में फेंक देते हैं। अब इसी तरह जो दो भाई होते हैं वो इस सी में कूद जाते हैं और ये अपना खुद का एक पैलेस बनाते हैं, मतलब एकदम नीचे की तरफ। अब हम देखते हैं रॉन हिलबर्ट अंजू को, मतलब अंजू को देखते हैं। तो अंजू क्या कहता है कि तुम लोगों ने मुझे एक मौत का निमंत्रण भेजा, मतलब तुमने मुझे एक डेथ थ्रेट भेजा मुझे पेरिस से बुलाने के लिए, ताकि मैं ये इस चूतिया कहानी को सुन सकूं। तो वो सब बताते हैं नहीं प्रिंसिपल नहीं, मतलब वो उसको फैन गर्लिंग कर रही होती है। तो कहते हैं नहीं प्रिंसिपल नहीं। अब आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही मतलब उत्प्रेरणाजनक है और फिर मतलब बहुत लवली है? तो तभी वहीं पे एक ब्लास्ट होता है और आग पूरी तरह फैल जाती है। तो उसी में से बॉयज कहता है कि इस बार पूरा स्कूल क्यों नहीं उड़ गया? तो दूसरा वाला कहता है कि शायद हो सकता है इतना पावरफुल ना रहा हो, ये हमारे स्कूल गियर डिपार्टमेंट से थे, इन्हें द नाइस के नाम से जाना जाता है। मतलब नाइस वो अच्छा वाला नहीं, खराब वाला नाइस। इन्हें क्या बोलते हैं नोम्स के नाम के बाद नाम दिया गया है। तो जो अंजू होता है वो क्या बोलते हैं इस मीटिंग में बैठा होता है। तो वो कहता है कि तुम साले ऐसा कपड़ा पहन के आते हो, ऐसा कपड़ा पहन के आते हो, क्या लगता है कि मैं बोलते हैं कोई रोग पैदा करता हूँ हर बार। क्योंकि वो सब क्या होता है कि एक मास्क ड्रेस पहन के आते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो उसको ट्रीट करते हैं, तो वो वाला ड्रेस पहन के आते हैं। तो अंजू इसीलिए कहता है कि क्या मैं एक पैथोजन हूँ? तो वो कहता है कि सर ऐसा नहीं है, हम क्या बोलते हैं आपकी स्मेल को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं, ये टर्किश बारबेक्यू जैसी आती है। तभी एक खड़ा कहता है कि सर नहीं ये सीवीड चाउडर जैसी आती है। तभी एक साइड से कहता है कि नहीं ये मोल्ड चीज़ जैसी आती है। अंजू गुस्से में कहता है कि ये सैंडलवुड की स्मेल है और एक फ्रेश सिगार लीव की स्मेल है। तो कहता है सर ये स्मेल से ना हमारा क्या बोलते हैं भूख मर जाता है। और तो अंजू कहता है कि गधे नहीं के तुम सब गधे हो। अब हमें कुछ पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो वर्कर होता है वो क्या बोलते हैं बताता है कि अगर हमको जंक फूड के न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ना है, मतलब वैसे तो कुछ नहीं होता न्यूट्रिशन, पर यूँ ही बकचोदी पेला होता है कि अगर हमको जंक फूड के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए हैमबर्गर सबसे बेस्ट फूड है, डिलीशियस भी होता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। उसी के बाद एक और क्लिप दिखाया जाता है कि जिसमें एक बंदा कह रहा होता है कि अगर ऐसे आग जलती रही तो ये दुनिया के अंत तक जलेगी और सब कुछ ले बीतेगी। तभी कहता है कि तुमने लड़कियों के रूम तक टनल खोदने के अलावा किया ही क्या है। अब उसी में से एक और कहता है कि क्या अब तुम फेरी टेल्स लिखना चाहते हो? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रॉन हिलबर्ट अंजू को जो कि एक बूढ़े आदमी से बात कर रहा होता है। और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुछ दिन पहले जो सी से था, जो जापानीज सी है, उससे एक रिकॉर्डिंग आया था, एक मोनिया रिकॉर्डिंग आया था, मतलब एक अजीब सी साउंड आई थी। हमें लगा ये जापानीज सी के डेप्थ से आ रही है, एक धक धक की आवाज़ थी जैसे दिल धड़कता उस तरीके की। ये तब हुआ जब हम रैकेज के लिए सर्च कर रहे थे, मतलब जैसे जो शिप के टूटे हुए जो पार्ट्स होते हैं वगैरह, जब इसके लिए हम सर्च कर रहे थे तब ये चीज़ हमको सोनार से पता चला। पर भाग्यवश ये जो था ये सिर्फ एक एम्ब्रायो था। तो जो रॉन हिलबर्ट अंजू होता है वो कहता है कि अच्छा इसका इस फेरी टेल से क्या लेना देना है। तो वो जापानीज वाला बंदा समझाता है कि जो इज़नामी थी वो वाइट एम्प्रेस थी और इज़नागी एक ह्यूमन था जिसने ह्यूमन ब्लड इनहेरिट किया हुआ था। अब हमें ऐसा लगता है कि जो वाइट एम्प्रेस है वो अभी मरी नहीं है और हो सकता है वो अपने रेजरेक्शन का इंतजार कर रही हैं। तो हमें बस यही क्लैरिफाई करना है कि क्या वो जो एम्ब्रायो है ये उन्हीं के रेजरेक्शन के लिए है। तो हिलबर्ट अंजू जो होता है वो कहता है कि हमारे जापानीज एलाई ने क्या किया कहा इसके बारे में। तो वो बताता है कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे इक्विपमेंट के कंपेरेबल है, मतलब उनके इक्विपमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं हमारे हिसाब से, तुम उन्हें सी को मॉनिटर करने दे सकते हो। तो वो बंदा दूसरा कहता है कि हाँ RFRI ने, मतलब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने टेक ओवर कर लिया है, पर वो ऑलरेडी उस एम्ब्रायो को चाहते हैं। पर वो जो बुढ़ा होता है वो बताता है कि ये साले रात भर जाग के भी वो फिगर आउट कभी नहीं कर पाएंगे कि ये जो अंडा है ये इज़नामी का है, मतलब ये एम्ब्रायो जो है। पर हमने एक ही ट्राई में वो फॉर्मूला बना लिया और ये उन्हें बहुत टाइम लगेगा। ऐसे हम दो जापानीज़ बंदों को देखते हैं जो कुछ खा रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि ये जापानीज़ अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत लेट हैं, ये खाते हैं, गाना गाते हैं, लाइफ की फ़िलासफ़ी को एक्सप्लोर करते हैं,
तभी एक बंदे को मेरे को दिखाया था जो कहता है कि सीकिंग डेटा, सीकिंग एनालिसिस, मतलब वो कुछ डेटा वगैरह के बारे में बात कर रहा था कुछ भेजने के। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे जो कुछ जापानीज़ लोग होते हैं वो कुछ मतलब ऐसे बकवास कर रहे होते हैं कि हमारा प्राइड है और फिर हमारा प्राइड, हम कभी हार नहीं मानेंगे वैसे वैसे। तो अंजू यही कहता है कि तुम्हारे पास इतना साहस आता कहाँ से है। तो वो जो जापानीज़ बुड्ढा होता है वो कहता है, वो हमको फिर से बताया कि हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं वापस, और हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम उस सिमराय को किसी तरीके से ख़त्म कर दें। इसके पास ये चीज़ करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो हम एक क्या बोलते हैं रिमोट BIU-117 बॉम्ब को सीबेड में ब्लो कर दें, पर इसका एक साइड इफेक्ट है कि पूरा जापान डूब जाएगा। और प्लान बी जो है हमारा, उसमें हम कोरियन पेनिनसुला को डुबा देंगे, मतलब कोरिया के आसपास की जो जगह है उसको डुबा देंगे। सीन यहाँ पे आता है कि अंजू कहता है कि क्या बोलते हैं तुम मेरे लिए क्यों काम कर रहे हो, तुमको तो ओसामा बिन लादेन के लिए काम करना चाहिए, और तुम मेरे से ज़्यादा तुम ओसामा बिन लादेन को तुम्हारी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास एक ऐसा मेथड भी नहीं है जिससे हम सबको बचा सके बिना किसी इम्पैक्ट के। तो बंदा कहता है छोटा मोटा इम्पैक्ट तो झेलना ही पड़ेगा, पर हमारे पास एक और तरीका है कि जैसे क्या है, जिनकी ब्लड लाइन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन वाले हैं, हम उनको एक सबमर्सिबल में नीचे भेजते हैं और उनको क्या बोलते हैं एक ब्लास्ट प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं। जैसे क्या है कोई चीज़ सिंक नहीं होगी, मतलब जैसे जापान डूब जा रहा था पहले मेथड में, दूसरे मेथड में कोरिया डूब जा रहा था, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। पर क्या दिक्कत ये है ना कि इस शिप को बनाने के लिए कम से कम 1 महीने, 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा। अब एल्बर्ट अंजू जो होता है वो फिर से उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं तुमको 1 से ज़्यादा तरीक़ों से मार सकता हूँ। तो बूढ़ा कांसता है, वो कहता है हमने एक को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर दिया है, पर अभी हमने उसकी टेस्टिंग वगैरह नहीं की है। दिखाता है ना कि हम लोग तेज हैं। तो जो बुढ़े आदमी होते हैं, जापानीज बुढ़े आदमी होते हैं, वो बताते हैं कि जो मॉडिफाइड सबमर्सिबल है उसे जापान ऑलरेडी भेज दिया गया है, अब उसको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन वाला बंदा ही चलाना चाहिए। तो अंजू पूछता है कि अभी तक किसी को इसमें भेजा है, किसी स्टाफ मेंबर को पहले नीचे? तो वो लोग मतलब सुनने पड़ जाते एकदम। तो वो कहता है कि डायरेक्टर तुम बहुत बढ़िया कॉमरेड हो ड्रैगन मारने के लिए। अब उसी में से एक बंदा जो होता है वो कहता है डायरेक्टर असल में इंडिया से हैं, पर वो अपना सिर बहुत रेयरली शेक करते हैं। ये जापान मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत पावरफुल है, और हमने एक टेक्निकल मैनुअल लिखा है ड्राइंग के लिए, मतलब जैसे नीचे जाने के लिए हमने टेक्निकल मैनुअल लिखा है, पर कभी किसी को भेजा नहीं है। तो अंजू जो होता है वो कहता है कि तुमको भेजना चाहिए किसी को। तो वहाँ का जो डायरेक्टर होता है, मतलब जो बुढ़ा आदमी होता है, वो कहता है कि मैं इन टर्की जापानियों के साथ काम नहीं करूँगा, अंतिम में जाके ये मेरा दिमाग और जो सोल है, माइंड है, इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। इससे बढ़िया है कि मैं प्रिंसिपल से रोज़ मिलूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जो टर्की लोग हैं इस पूरे अकेडमी से, उनको सबसे पहले भेजना चाहिए। फिर शीन शिफ्ट होता है, हमें कैसल कॉलेज का एम्बर हॉल दिखाई देता है, मतलब जहाँ पे सीजर गाटुसो की जो मेड होती हैं, मतलब जैसे होता है ना कि आप थोड़े अमीर हो जाते हो, थोड़े शाही करना चाहते हो, तो कुछ औरतें होती हैं आपके साथ, वैसे ही। तो उनमें से कहती है कि सीजर कहाँ पे गए हैं, और अगर हमारे प्रेसिडेंट चले गए हैं तो हमारा जीवन मीनिंगलेस हो जाएगा। तो उसमें से एक और लड़की कहती है कि सीजर सामा जल्दी आ जाओ प्लीज़, हम अपने बिना नहीं रह पाएंगे। हमें यहाँ पे न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, फिर से सीन शिफ्ट होता है, न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, रॉकफेलर सेंटर साउथ ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे 3-4 लेडीज सीजर की तरफ जा रही होती हैं, और सीजर एक गद्दी पे बैठा हुआ होता है, और एक उसके बगल में जो बंदा होता है वो लड़की को रेट कर रहा होता है, मतलब उनके चेस्ट को देख के कि हाँ ठीक है पतली है थोड़ा, बहुत बैड नहीं है, मीडियोकर है मतलब। तो वो बताता है कि मिस्टर गाटुसो आपके लिए 22 वेडिंग ड्रेसेस लाई गई हैं, क्या ये सही हैं? तो सीजर क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे ये सब चाहिए। तो वो जो गार्ड होता है, मतलब जैसे उसको बगल में खड़ा रहता है, वो कहता है कि क्या स्कम बैग है, मतलब कितना बड़ा चूतिया है। तो सीजर कहता है कि मतलब वो मन में कहता है, सीजर कहता है कि मुझे ये सब चाहिए, और जापान और सूडान से भी चाहिए। मतलब जो गार्ड होता है वो पूछता है कि आपके वेडिंग का प्लान क्या है? तो सीजर ने कहा मैंने उसे ऑलरेडी सोच रखा है। सीजर ने ये सोच रखा है, मतलब वो हमें उसकी एक कल्पना में दिखाया जाता है कि सीजर नोनो के साथ एक सेलिंग बोट पे पूरी दुनिया घूमेगा अपनी वेडिंग के लिए, और वह हर एक कंट्री में एक डिफरेंट ड्रेस पहनेगी। ऐसे इन लोग का फोटो दिखाया जाता है घोड़े पे, मतलब दौड़ते हुए, और एक बीच पे दिखाया जाता है, और हम एक किंग कॉन्ग का नया वर्जन शूट करेंगे, और मैं उसमें जाइंट गोरिल्ला बनूंगा, सीजर ऐसा कहता है। तो उसका जो बटलर होता है वो कहता है कि सर आप कब तक चाहते कि आपका मतलब शादी, वो अपने मन में सोचता है कि ये कब तक चाहते कि इनकी शादी चलती रहे। तो वो इनको थोड़ा मस्का लगाते हुए कहता है कि सर क्या बोलते हैं सोमालियन सीज में काफ़ी पायरेट्स हैं, वो हो सकता है आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो कहता है कि नहीं, हमने US डिस्ट्रॉयर्स को हायर किया है, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बंदूकें भी खरीद लेते हैं, कुछ वेपन्स भी। तो वो जो बटलर होता है वो कहता है कि सर आपकी ब्राइड का क्या होगा, मतलब आपकी पत्नी का क्या होगा? तो कहता है जब तुम एक बार देखोगे ना समझ जाओगे, बहुत औसम है।
अब वो जो बटलर होता है वो अपने मन में सोचता है कि इससे जो शादी कर रही है क्या वो पागल है, इस इडियट से शादी कर रही है। और वो कहता है कि उसको तो कुछ बढ़िया डिजर्व करना चाहिए, उसके लुक्स के हिसाब से ही उसको पिटना ही बैठती है। तो वो सीधर से कहता है कि सर हाँ आप मैं उसको पिक्चर कर सकता हूँ, आपकी जो ब्राइड है उसको पिक्चर कर सकता हूँ अपने दिमाग में कि वो कितनी ग्रेट है। अब सीधा कहता है कि बाय द वे हमको एक जगह पे रुकना है जापान में, मीजी जिंगू श्राइन जो है टोक्यो में, वहाँ पे हमको रुकना है, अरेंज कर दो। वो एक जगह जहाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो बटलर कहता है सर ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना वो सारी जगह जो वेन्यूज़ हैं वो उनको एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो सीधर जो होता है वो कहता है ठीक है, मैं तो फिर किसी और से पूछ लेता हूँ। अब हम चूज़ोना को देखते हैं, सीन शिफ्ट होता है, हम चूज़ोना को देखते हैं जो कि लायन हार्ट सोसाइटी का प्रेसिडेंट है और ये कैसल का टॉप स्टूडेंट है। टॉप स्टूडेंट में से एक है चू जिहांग। अब हम इसे देखते ही एक लैपटॉप चला रहा होता है और कुछ काम कर रहा होता है। अब वो अपनी मॉम को ये मैसेज भेज रहा होता है कि उसकी मॉम ने कहा है कि तुम मुझे एक एक चीज़ रिपोर्ट करना है कि तुम क्या खाते हो और क्या करते हो, सब कुछ एक एक चीज़। तो हम सीन शिफ्ट होता है, हम उसकी मॉम को देखते हैं चू जिहांग की। तो उसकी मॉम जो है वो थोड़ी मतलब पियक्कर टाइप की हैं और उनकी दोस्ती पे बैठे रहते। तो उनकी मॉम कहती हैं कि देखो मेरे सन ने एक ईमेल भेजा है। अब उसकी मॉम अपने सन से पूछती हैं, मतलब फ़ोन पे ही शायद, कि तुम्हारा स्कूल क्या बोलते हैं, मतलब हॉगवर्ड से अच्छा है कि मतलब वो हॉगवर्ड की तरह ये कुछ विच क्राफ्ट वगैरह होता है। तो चू जिहांग जो होता है वो बताने लगता है कि मतलब हमारे जो प्रोफेसर हैं, तो चू जिहांग अपनी मॉम को समझाने लगता है कि ये हमारे थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब जो पंज होता है उसको प्रोफेसर थर्मल कंडक्टिविटी का बताते हैं। वाइल्ड वेस्ट ऐसे अलग अलग बताता है, कुछ भी झूठ बोल देता है। तो कहता है मुझे बहुत बुरा, फिर चू जिहांग जो है वो कहता है कि हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब बता के, पर ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं मेरी मॉम से झूठ बोल रहा हूँ, ये जगह तो हॉगवर्ड से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब तभी चू जिहांग के पास एक मैसेज आता है, सीजर का आता है, कि वो पूछता है कि क्या कोई है जो जापानीज रॉयल फैमिली के साथ टच में आ सकता है, मुझे मेजी साइन टोक्यो में एक नाइट चाहिए, मतलब अपने वेडिंग पर्पस के लिए। और मिंग फेई भी उसके पीछे रहता है, मतलब जैसे वो सोच रहा होता है मिंग फेई को। मिंग फेई कहता है ब्रदर मैं बहुत सैड हूँ। तो वो कहता है मुझे इस बंदे को कंफर्ट करना चाहिए। तो लू मिंग फेई जो होता है वो कैसल कॉलेज का एसएन का स्टूडेंट होता है। तो वो देखता है कि गियर डिपार्टमेंट में से एक एक्सप्लोजन आ रहा है और वो गेम खेल रहा होता है। और वो कहता है कि सभी लोग मर चुके हैं, सभी लोग मर चुके हैं। ड्रैगन जो है वो क्या बोलते हैं एक दर्द है, सिर दर्द है, रियल लाइफ में भी और गेम में भी, और ये साले गेम में रियल लाइफ दोनों में बहुत पावरफुल है। मिंग फेई एकदम परेशान हो जाता है, एकदम अननोइंग हो जाता है। कहता है ये ड्रैगन एकेडमी एकदम मुझे परेशान कर देती है, मतलब गेम खेलते खेलते ही। ये कहता है कि ऐसा का होने के बाद भी मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है। अब वो सोचता है कि सीजर हो सकता है डांस कर रहा हो और उसने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। मतलब वो सोचता है कि हो सकता है उसको लगता ही ना हो कि मैं यूनियन का एक मेंबर भी हूँ। जिहांग भी अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा होगा। तो अब ये मिंग फेई जो होता है ये कहता है कि मुझे थोड़ा भूख लग रहा है, और जैसे उठता है इसका फ़ोन बजता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब अगला एपिसोड कल आएगा। सब्सक्राइब।